हो चुका आगाज, रण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि लगातार हम लोग शाम को 7 PM पे एसएससी एमटीएस के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की सेशन में जो प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से एमटीएस बार बार सॉल्व बना रहा था, आज की इस टॉपिक में कवर करने वाले। तो पहला टॉपिक आपका होने वाला है दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा का टॉपिक होने वाला आपका प्रोटीन और आपका रोग विटामिन। तीसरा आपका टॉपिक होने वाला दोस्तों पुस्तक से। मैंने देखा तो पिछले वर्षों में एमटीएस मतलब इन 4 से टॉपिक में बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों, यदि आपने ये सेशन ले लिया, यदि आपके पेपर में मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित प्रश्न आया, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, एकदम आसान भाषा में आपको हर एक टॉपिक कवर कराएंगे। ओके दोस्तों, तो दूसरे नंबर आपका विटामिन और रोग रहेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है साइंस से, साइंस को तो भी हमें कवर करना है। और तीसरे नंबर पर पुस्तक तो समझिए 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आज की सेशन में लगभग हम लोग 60 से 65 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल फटाफट देखेंगे। बस उम्मीद करूँगा इस सेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग हल करेंगे, अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको हर एक प्रश्न याद करा देंगे, बस आपने इस सेशन में बने रहेंगे तो। ओके दोस्त, क्योंकि एमटीएस में सिलेक्ट पहली बार में लेना है, तो दोस्तों पहली बार में ही हमको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए डेली की डेली आपको हम क्लास प्रोवाइड करें। बिल्कुल मेरे भाई, जिस तरह से एमटीएस बार बार सॉल्व पूछता है, बिल्कुल उसी के बेसिस पे, उसी के पैटर्न में डेली की क्लास हम आपको प्रोवाइड करें। सुबह के 8 AM पे, सुबह के 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। ये 3 टाइम याद रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। काफ़ी दोस्तों का नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचता, कहते सर हम आपका तो नोटिफिकेशन ही नहीं आता। मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपके पास जाएगा। तो चलिए हम सिलेक्ट होकर रहेंगे इस बार, यही हम लोग का जुनून रहना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो पहला आपका अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंबई में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थी। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिए एनी बेसेंट थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो साथियों, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज अपनाया गया था। खादी द्वारा जो निर्मित चरखा चिन्ह वाला रंग तिरंगा था, वो ध्वज अपनाया गया था। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? बताइए दोस्तों, 1939 के त्रिपुरा जो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हुआ था, उसमें सद जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो किससे हार गए थे? तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए थे। तो दोस्त सी ऑप्शन यहाँ से कहा जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्त आप ये सेशन जरूर हल करेंगे मेरे भाई, क्योंकि सपना सिलेक्शन का है तो यार उसी तरह उस सपने को पूरा करने के लिए सेशन को तो पूरा देखना पड़ेगा, तैयारी तो बिल्कुल भाई करना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो साथियों, जब आपका सेकेंड वार चल रहा था तो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो याद रखिए बंबई में किया गया था मेरे भाई। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए दोस्तों, राइट ऑप्शन देंगे, सभी को पता होगा कब किया गया था। राइट ऑप्शन देंगे लाहौर में किया गया था। तो सर जी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, 1929 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि साथियों पूर्ण स्वराज की मांग की कर ली गई थी लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सभी को पता होगा 1886 में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? सर जी ये हुआ था आपका कलकत्ता में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7-8 क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जी दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष की यदि हम बात कर लें तो साथियों दादा भाई नौरोजी थे।
ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज या घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में की थी? बताइए दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। यदि आपको पता चल जाए कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो आपको तुरंत राइट ऑप्शन बता देंगे कौन से नंबर के। तो अभी जस्ट हमें बताया कि दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था 1886 में कलकत्ता में, तो वहाँ पर किया था कलकत्ता में। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, कन्फर्म आपके पेपर में जरूर सवाल बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस के भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया गया? चलिए बताइए दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण जब मांग किया गया था तो औपचारिक रूप दे दिया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, याद रखेंगे आप। और हम चारों को बता दें। चलिए दोस्त बता देते हैं, होमवर्क में नहीं देते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चारों ऑप्शन को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। मुस्लिम लीग की तो 1906 में हुई थी। ईस्ट इंडिया संगठन की कब हुई थी? तो सर जी 1866 में हुई थी। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि आपसे पूछा है, 1885 में हुआ था। ये चारों डेटा आप लोग याद करेंगे। तो 1885 में स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1906 मुस्लिम लीग, ईस्ट इंडिया संगठन 1866। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? सभी को पता एक महिला एनी बेसेंट जी थी। तो वो कहाँ की मतलब अध्यक्षता की थी? तो सर जी ये जो कलकत्ता वाला था ना दोस्त, 1917 में वहाँ की थी। तो यहाँ से साथियों हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कलकत्ता वाले में साथियों अध्यक्ष तो कौन थे उस समय? दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन एक महिला अध्यक्षता भी थी। वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। डैश में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। तो किस वर्ष में यह बैठक की थी साथियों, बताइए। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, याद रखिएगा दोस्त, ये 1927 में किए थे, 1927 में। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था? बताइए दोस्तों, जो आपका लाहौर में 1929 में हुआ था साथियों, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया था? तो सर जी ये किया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि हम विभाजन की बात करें तो साथियों 1907 में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएंगे। ओके उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से याद भी हो रहे होंगे, यही मेरा मानना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दिया। बदरुद्दीन तैयबजी ने किस सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? बताइए दोस्तों किस सन में? तो 1887 में किया था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन 1887 में किया था। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। देखिए डैश में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। बताइए दोस्तों किस सन में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया? तो किस सन में किया था? सभी को पता हो 1885 में किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए दोस्त सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। सरोजिनी नायडू जी किस जगह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला
भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? बताइए दोस्तों, सरोजिनी नायडू किस शहर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो याद रखिए कानपुर में। ऑप्शन ए कानपुर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग ले लिया था? तो लगभग साथियों 434 लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। पूरा साथियों आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का ना पूरा निचोड़ इस सेशन में हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। डेली का डेली आपको साथियों कम से कम 4 टॉपिक देंगे और वही टॉपिक एनालिसिस करके देंगे जो कि आपके पेपर में कन्फर्म प्रश्न बनता है और बनेगा भी। तो आप लोग तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? भाई साहब कितनी बार सवाल बनेगा, ये बार बार सवाल रिपीट हो रहा है, तो ये सवाल आप सभी लोगों को होमवर्क में रहेगा। आप लोग बताइए, मैंने ये सवाल को बताया है पिछले क्वेश्चनों पर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में किस अधिवेशन में अध्यक्षता बने? किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? बताइए कहाँ पर हुआ था? तो जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888, डेट याद रखिए, 1888 में कौन बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो जॉर्ज यूल ने अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो दोस्त याद रखिए जब इलाहाबाद में हुआ था। तो आपके से सवाल पूछ सकता है कि इलाहाबाद में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1888 में? तो जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद वाली। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? राइट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर विचार किया गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो किस वर्ष में स्वतंत्रता भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर विचार किया गया था? तो सर ये 1931 में किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताइए तो किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि साथियों जो सुभाष चंद्र बोस जी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस संगठन की स्थापना कर दिए थे? ये सवाल आप पेपर से पूछा जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं? जस्ट जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़े तो इसके बाद एक मतलब संगठन की स्थापना कर दिए थे। क्या हमें बता सकते हैं उस संगठन का नाम क्या था? राइट ऑप्शन दीजिए हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की और जो कि 35 वर्ष आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? बताइए दोस्तों, 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की जो सबसे विशेष सत्र हुआ था 1923 वाला हुआ था, जो कि साथियों इसकी अध्यक्षता किसने की और जो कि 35 वर्ष आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए? तो याद रखिए दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बन गए। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो बताइए उसमें कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। जेबी कृपलानी जी थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो साथ ही उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? क्या कोई बता सकता है? तो सर जी कलकत्ता में गाया गया था। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए हमने आपको बता दिया है, बताइए आप लोग अध्यक्ष कौन थे और ये किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताइए किस वर्ष में हुआ था? दोनों का जवाब बताइए, अध्यक्ष वाला बताइए कलकत्ता का किस वर्ष में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 28 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बी क्या हो जाएगा? यहाँ सबका राइट हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। मोपला या मुस्लिम किसानों ने किस में एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था? तो सभी को पता होगा सबसे अधिक जो साथियों कि मोपला विद्रोह, आपसे सवाल पूछता है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो साथियों याद रखिए केरल में। और साथियों मोपला या मुस्लिम किसानों ने किस राज्य में एक शक्तिशाली जमींदारी विरोधी आंदोलन खड़ा कर दिया था? तो याद रखिए दोस्तों केरल में कर दिया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी?
तो दोस्त यही सवाल तो हमने आपसे पूछा था, क्या आपने जवाब दे दिया है? तो दे दिया हो तो इस सवाल का राइट ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पे जिसने सुभाष चंद्र बोस दिया होगा उनको एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, और जो नहीं दिया है कोई बात नहीं, वो याद करें, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31। अब यहाँ साथियों आपको रोग से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद विटामिन से संबंधित मिलेंगे। जैसे देखिए डैश रोग केवल का समय तक रहता है, तो दोस्तों बताइए रोग केवल का समय तक रहता है, क समय तक, कम समय तक रहता है, बताइए दोस्तों वह रोग केवल कम समय तक रहता है, वो कौन सा रोग है? तो याद रखिए एक्यूट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। एक्यूट रोग ऐसा रोग है जाते हो कि जो केवल कम समय तक रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32। पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है, बताइए किसके काटने से जो पीला बुखार होता है वो मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है? आपको पता होना चाहिए दोस्त, मादा मच्छर के काटने से। हमेशा याद रखिए मादा मच्छर के काटने से दोस्तों पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच क्या होता है? फैलता है। यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33। हेपेटाइटिस होता है, तो बताइए हेपेटाइटिस क्या होता है? तो सर जी याद रखिए विषाणु होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह से एमटीएस बार बार सवाल ले लेता है, सवाल आपके पेपर में एसएससी बना देता है एमटीएस में, तो तैयार रहेगा। छोटे छोटे सवाल रोग से संबंधित बनते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है? विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो प्रश्न पढ़िए, तो एड्स से केवल है, याद रखिए केवल एड्स ऐसा जो तो विषाणु से जनित रोग है। तो 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है? एक संक्रामक रोग नहीं है, तो साथ इनमें से एक संक्रामक रोग कौन नहीं है? तो पहले देखिए घेंगा, रतौदी, डेंगू तो है, लेकिन एक संक्रामक रोग नहीं है, तो मधुमेह नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। किसकी कमी से हड्डियां कमजोर और दांत खराब हो जाते हैं? बताइए दोस्तों किसकी कमी से हड्डियां कमजोर और दांत खराब हो जाते हैं? सभी को पता होगा कैल्शियम अगर हम लोग कमी हो जाएगी तो हम लोग का हड्डियां क्या होती है? थोड़ा सा कमजोर और दांत भी खराब हो जाता है कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों विटामिन B1। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। अजय बेरी बेरी से पीड़ित है, इसके पास क्या कमी है? तो साथियों कोई भी नाम दे रख सकता है। यहाँ पे बेरी बेरी से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास किस कमी के कारण उसको बेरी बेरी रोग गया है, तो कौन सा विटामिन की कमी उसके पास? तो याद रखिए विटामिन B1 ही दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39। किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों विटामिन B3। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, हल्के में एक भी क्वेश्चन आप नहीं लेंगे, कहीं से प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड प्रश्न पे बात हो रहा है इस सेशन से, तो तैयार है आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए, कैल्सीफेरॉल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41। दालें किसका एक समृद्ध स्रोत है? आयरन है? बिल्कुल नहीं। कोबाल्ट नहीं। प्रोटीन हो सकता है? बिल्कुल सी आपका राइट ऑप्शन। दालें किसका एक समृद्ध स्रोत है? याद रखिए दोस्तों प्रोटीन का है, सी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए। विटामिन बी और भी कहा जाता है, तो विटामिन बी को और भी क्या कहा जाता है? तो थायमिन, जस्ट हमने आपको बताया है, तो थायमिन को विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है? नींबू में विटामिन पाया जाता है, तो सर जी विटामिन जो नींबू में पाया जाता है वो कौन सा होता है? सभी को पता होगा, जो कि काफ़ी खट्टा होता है। तो खट्टा में कौन सा सबसे अधिक होता है? विटामिन सी होता है ना। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि विटामिन सी होता है, नींबू में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 44 क्या दिया है? विटामिन हमारे शरीर में उच्च दर से बनता है, तो बताइए कौन सा विटामिन हमारे दोस्त शरीर में उच्च दर से बनता है? जो आपका तो विटामिन डी है ना, हमेशा याद रखिए हमारे शरीर में उच्च दर से बनता है। कैसे बनता है विटामिन डी? जो आपका सूर्य के किरणें लेते हैं ना, वही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45।
देखिए दोस्त, सुबह से लेकर जो 6 से लेकर 10 बजे की भी धूप होती है ना, वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो इसलिए 6 से 10 के बीच में हो सके तो आप लोग धूप जरूर लिया कीजिए, थोड़ा सा सुबह वाली काफ़ी फायदा करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 के लिए, विटामिन B12 में धातु आयन मौजूद होते हैं। बताइए दोस्तों, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होते हैं? तो याद रखिए कोबाल्ट में धातु आयन मौजूद होते हैं। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है? रक्त के थक्के जमने में विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बताइए दोस्तों, कौन सा विटामिन ऐसा है कि जो कि रक्त का जो थक्का जमता है उसमें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बताइए कौन सा विटामिन ऐसा है? तो सर जी विटामिन B12 है, जो कि सत्य रक्त का जो थक्का जमता है ना उसमें काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47, दूध किसका एक खराब स्रोत है? दूध किसका एक खराब स्रोत होता है? सभी को पता होगा, खट्टा, विटामिन सी का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न यार काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे हर एक प्रश्न। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्टिंग वाला सवाल हो रहा है, एक भी नहीं मेरे भाई। क्योंकि देखिए सिलेक्शन वाली हम आपको क्लास देते हैं, टाइम वेस्टिंग वाला बिल्कुल भी नहीं कि आपको हम टाइम वेस्ट करने वाला सवाल दे दें, ऐसा नहीं मेरे भाई। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों के साथ हम आपसे केवल बातें करते हैं डेली के क्लास में। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 के दिए, डैश विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो वो साथी विटामिन सी ही होता है। इसलिए विटामिन सी हमारे फायदे के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49, विटामिन सी को और भी क्या कहा जाता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50, विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है दोस्तों कि घुलनशील नहीं है? सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन विटामिन मतलब कि विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इनमें से देखिए विटामिन ए है, बी है, विटामिन डी है, लेकिन दोस्तों विटामिन जो सी है ना ये घुलनशील वसा में नहीं है। तो इस तरह से सी ही ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिए दोस्तों विटामिन सी दोस्तों की जी वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है? प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? अब यहाँ से दोस्तों आपका पुस्तक संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत के किस कवि ने, मैं उम्मीद करूंगा अब आपको जो हम शाम को क्लास देंगे ना मेरे, अब आपने याद कर लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डेली की डेली क्लास हम जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला देंगे। तो प्राचीन भारत की किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों कालिदास ने की थी। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको स्कोर भी बताना है कि आपसे भी कितना स्कोर बना इस सेशन से। सबसे पहले जब हम पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए, ऐसी तैयारी चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो साथ ही कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? बताइए। तो सर जी आर्यभट्ट ही तो लिखी जाएगी। बी ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है? गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कौन सी इनमें से पुस्तक लिखी गई है? तो याद रखिए दुर्गेश नंदिनी। आपके पेपर में पूछता है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 55 देखिए, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो साथियों फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो यदि हम बात करेंगे फ्रीडम इन एक्साइल के तो दलाई लामा है। तो ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो MK गांधी हैं। याद रखिए दोस्तों कौन है? MK गांधी हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखिए दोस्तों दादा भाई नौरोजी हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, बिल्कुल सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा? एक बार दोस्तों आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि जो हम ये सेशन दे रहे हैं क्या हमको लगातार शाम को 7 PM पे इसको लानी चाहिए? क्या अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। कम से कम दोस्त 100 लोगों का ये फीडबैक आना चाहिए मेरे भाई।
ओके। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो सर जी ये आपका महात्मा गांधी जी की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास किसकी लेखक या लेखिका हैं? लाइफ ऑफ पाई तो याद रखिएगा यान मार्टेल की है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा सर जी? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सदैव फ्रीडम फ्रॉम फियर आपको हर एक प्रश्न देख कर लग रहा होगा बिल्कुल यार ये तो हर बार SSC MTS ऐसा सवाल ही पूछता है, बिल्कुल लग रहा है कि नहीं? एक बार हमें जरूर बताइएगा। तो याद रखिए दोस्तों ऑंग सेन सूकी ने लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर। कौन लिखा है? आंग सेन सूकी ने लिखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 61 देखिए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? तो बताइए किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? तो दोस्त अमिताभ घोष ने लिखी है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये तो पार्ट फर्स्ट होने वाला है, पार्ट सेकंड आपका कल आएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 62 क्या दिया है। इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो शशि थरूर की किताब कौन सी इनमें से? क्या हमें बता सकते हैं? बिल्कुल सर जी वाई आई एम द हिंदू। वाई आई एम द हिंदू सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखिए। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? आपका पेपर दोस्त इससे 2 प्रश्न पूछता है। एक तो सवाल पूछता है कि प्लेइंग इट माई वे की पुस्तक के लेखक डायरेक्ट लेखक पूछता है। सभी को पता होगा सचिन तेंदुलकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं। लेकिन यहाँ पे सह लेखक की बात कराएं तो सह लेखक की हमेशा बात करेंगे तो सदैव बोरिया मजूमदार थे। याद रखें वैसे पूछ दे तो सचिन तेंदुलकर है प्लेइंग इट माई वे। ओके मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी किताब अमिताभ घोष ने लिखी है? तो अमिताभ घोष की पुस्तक इनमें से कौन सी साथियों किताब कौन सी है? तो जंगलनामा। तो जंगलनामा के रचयिता कौन है? तो अमिताभ घोष है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 65 क्या दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए दोस्तों अरुंधति राय जी द्वारा लिखी गई है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त फाइनली ये 65 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आपने उम्मीद करूँगा सेशन काफ़ी पूरा देखा होगा दोस्तों। यदि सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको पूरा तो देखना पड़ेगा। तो बताइए एक बार आप सभी का कैसा सेशन रहा और आपको कितना स्कोर कर पाए आज की सेशन से? चलिए दोस्त बताइए फटाफट आप सभी कितना स्कोर रहा। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको इस सेशन में भाई काफ़ी अच्छे समझे होंगे, काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक से शाम को 7 PM देंगे और वही टॉपिक देंगे मेरे भाई ना कि जो आपके पेपर में बने। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्टिंग वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ। और वही प्रश्न देंगे जो आपके पेपर में बने। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए और दोस्तों का मदद हो जाए यार। क्योंकि देखिए पहली बार हम लोग SSC एग्जाम देना, तो SSC एग्जाम को पहली बार ही क्रैक करना है हम लोग को, तो उसकी तरह तैयारी करना है। तो दोस्त ये आपका 65 कंप्लीट प्रश्न हुआ। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर है। चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह 8 AM पे जो मॉडल पेपर चलता है। टाइमिंग आप हमेशा याद रखिएगा 8 AM पे मॉडल पेपर, 11:30 AM पे साथियों मैथ की क्लास और 11:30 AM पे उसके बाद दोस्त 11:30 AM पे मैथ क्लास और शाम को 7 PM पे आपका टॉपिक वाइज। इस तरह से तैयारी करेंगे ना भाई सिलेक्शन पक्का लिखा हुआ है। मैथ रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग, उसको हम लोग अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे। ओके दोस्त चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 AM पे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, रिलैक्स रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, पेपर को एक बार एनालिसिस करते रहिए। ओके दोस्त चलिए मिलते हैं सुबह 8 बजे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।